आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स को समझने से पहले मुझे कांटेक्ट फोर्स को समझना चाहिए। जहाँ कांटेक्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो मानिए कि अपने पास ये बॉडी है, एज्यूम करिए कि ये अपने पास एक बॉडी है और बॉडी किसी हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बॉडी के साथ सरफेस का कुछ कांटेक्ट है। यहाँ पे जो कांटेक्ट है उसको दो कंपोनेंट के साथ रिजॉल्व किया जाता है। एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है और दूसरा कंपोनेंट जो टेंजेंशियल होता है। तो यहाँ पे जो आप कंपोनेंट को डील करते हैं, एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो रहा है और दूसरा टेंजेंशियल टू द सरफेस हो रहा है। तो हम लोग दो कंपोनेंट में इसको डील करते हैं कांटेक्ट फोर्स को। दूसरी बात कि जब भी आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स हो जाता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो जब भी फोर्सेस की बात हम करते हैं तो ये वाली जो फोर्स हो जाएगी उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करे। और दूसरी की टेंजेंशियल। तो मानिए कि हम इस बॉडी को खींच रहे हैं इस डायरेक्शन से, या कुछ फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं जो हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिसका नाम है एफ। अब ऑब्वियसली है कि इसमें कुछ मोशंस की बात हो जाएगी। जैसे ही इसमें मोशन होता है तो हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा फ्रिक्शन। तो जहाँ पे आप टेंजेंशियल कंपोनेंट को डील करोगे वहाँ पे आप फ्रिक्शनल फोर्स की बात करोगे, और जहाँ पे आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट को डील करोगे वहाँ आप नॉर्मल फोर्स की बात करोगे। नॉर्मल फोर्स को थोड़ा हमको समझना है तो हम कुछ अलग विजन से भी इसको समझ सकते हैं। लाइक दैट्स कि हम ये भी सोच सकते हैं कि एक हमारे पास कोई टेबल है और इस टेबल के नीचे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या करना है कि हमें इस चीज़ को समझना है। तो मानिए कि हम यहाँ पे कुछ वेट डाल देते हैं। जैसे ही हम वेट डालते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल कुछ कंप्रेस हो जाता है। तो जैसे ही वो कंप्रेस होता है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के कंप्रेशन के कारण क्या होता है कि इसमें रिपल्सिव फोर्स काम करने लगता है, क्योंकि कंप्रेस होगा तो एक फोर्स तो होगा, और उस फोर्स को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि ये फोर्स जो है वो हमारा रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्सेस तो हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में यदि हमको सोचना है तो जैसे हम यहाँ पे फोर्सेस दबेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मॉलिक्यूल्स वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे यहाँ एन एक्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एन एक्ट नहीं करेगा, इधर भी एन एक्ट करेगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि एन जो है वह वेट को बैलेंस करता है, बट इंक्लाइन प्लेन में वो चीज़ें आपका कैलकुलेटली गलत हो जाता है। अभी मान लीजिए कि हमको थोड़ा और समझना है तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पे जो ये मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके हम सोचते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा स्प्रिंग मैंने कनेक्ट कर दिया है मॉलिक्यूल की जगह, और मानिए कि यहाँ पे हम कुछ वेट डालते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेट डालते हैं, जैसे वेट डाले हम लोगों ने, कुछ वेट यहाँ पे डाला, तो बेसिकली स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। और स्प्रिंग का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है। जब वो ओरिजिनल स्टेट में आना चाहेगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो यदि यहाँ पे बात किया जाए कि इसके वेट के बारे में सोचा जाए तो यहाँ पे हम m और z लिख सकते हैं। इसकी मास मान लें कि यदि ये छोटी सी मास m है तो n इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, m और z बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली
हम दो चीज़ छोटे छोटे चीज़ें कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अपने पास एक लैडर रखा हुआ हो इस टेबल पे। जैसे यहाँ पे मानिए कि एक लैडर मैंने रख दिया इस तरह से। तो जैसे ही मैंने लैडर रखा यहाँ पे ऐसे करके, मानिए कि ये लैडर है, तो इस लैडर पे नॉर्मल फोर्स तो एक्ट करेगा। तो जो लैडर के इस यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पे भी एक्ट करेगा। तो हमेशा ये सोचना है कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहाँ भी नॉर्मल फोर्स काम करेगा। तो बेसिकली आपको दो चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मल फोर्स समझनी है तो आपको ये समझना चाहिए कि नॉर्मल फोर्सेस जब भी एक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरा है कि कांटेक्ट के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट होगा जिसको हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस डील करेंगे और दूसरा होगा टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो टेंजेंशियल व्यू से आप देख सकते हैं। और नॉर्मल को हमेशा आप किस चीज़ से देखते हैं, परपेंडिकुलर के व्यू से। और नॉर्मल हमेशा वो आप समझ लो कि नॉर्मल की बात करनी है तो आप समझ लो कि किसी स्प्रिंग पे खड़े हैं। और जब भी आप स्प्रिंग पे खड़े हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा कि स्प्रिंग चाहेगा कि इस पे आप पे एक फोर्स लगाए, और वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पे हम लोग ने बताया कि नॉर्मल फोर्सेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस काम करता है। अब एक ये तो बेसिक आइडिया आपको लग गया कि नॉर्मल फोर्सेस के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और कैसे हम नॉर्मल फोर्स को डील करते हैं। आपके पास दूसरा ये कंडीशन है कि मानिए कि आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन आ जाए। मान लीजिए कि जैसे ये प्लेन हो जाए और ये मानिए कि कोई इंक्लाइन प्लेन हो जाता है और यहाँ पे आप खड़े हो जाते हो मान लो, और आपका नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा और आपका वेट जो होगा वो इस तरह होगा, नीचे की तरफ लगेगा वेट। ठीक है। अब यदि वेट इक्वल टू, यदि हम कंसीडर कर रहे हैं कि m इंटू जी यहाँ पे, तो n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m इंटू जी। बट यहाँ यदि हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग कंपोनेंट्स आ जाएंगे। बट यदि आप एक टेबल पे नॉर्मली इस तरह से यदि आप सोच रहे हैं कि आप एक ब्लॉक को रखे हैं और ये ब्लॉक जो है अपना नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को राइट डाउन करें तो n इक्वल टू आप लिख सकते हैं m इंटू जी। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट ये इशू कहाँ फेस करिएगा, इंक्लाइन प्लेन पे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या समझ लेना है, तो बहुत सारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और स्प्रिंग्स जो होते हैं वो उसको जैसे ही आप कंप्रेस करिएगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जैसे ये स्प्रिंग वापस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो नॉर्मल फोर्स आप किधर देखना चाहते हो वो आपको दिख जाएगा। सर्टेन नॉर्मल इधर भी होता है, बट सर्टेन इस नॉर्मल ये हमारा मान लीजिए कि एक्शन हो जाता है तो ये उस कांटेक्ट सरफेस जिस पे वो रखा है उसका ये पार्ट जो होता है वो रिएक्शन हो जाता है। तो ये यहाँ पे एक्शन की तरफ बिहेव करेगा और यहाँ पे ये रिएक्शन की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है। थोड़ी बहुत और बेसिक्स नॉलेज हम आपको देना चाहते हैं जो थोड़ा समझने में आपको थोड़ा और क्लियर विजन देगा। जैसे लाइक दैट्स कि हमारे पास एक टेबल है और टेबल पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एज्यूम कर लीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है उसका मास जो है वो m1 है और सेकेंड वाले ब्लॉक का मास जो है वो m2 है। ठीक है। अभी हम इनके नॉर्मल फोर्सेस के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होगा इसके बारे में हम सोचते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जब देखते हैं तो हम पहली वाले ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए क्लियरली है कि मुझे n1 नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस n1, और m1z कहाँ एक्ट करेगा, तो m1z एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1z। यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ पे जब भी हम नॉर्मल की बात करते हैं तो ये नॉर्मल हमारा जो होता है वो बेसिकली कि हमारा एक्शन पेयर है। ये हमारा बेसिकली क्या है,
तो ये N1 हमारा क्या है, एक्शन है। बट इसका रिएक्शन भी तो लगेगा, और इसका रिएक्शन किधर लगेगा, तो इसका रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा, और उसको भी हम लोग किससे कोड करते हैं, N1 से ही कोड करते हैं। ठीक है। अब रहा कि हमारे पास जो दूसरा ब्लॉक है, जो दूसरा ब्लॉक है वो कितना है, तो वो उसका मास है m2। ये हमारे पास रहा दूसरा ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक जो है एक टेबल पे ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि आपको समझना है तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसका नॉर्मल फोर्स, माने कि ये N2 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। चलो बात अच्छी बात। सर्टेन M2Z नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। जो यहाँ पे N1 रिएक्शन था वो भी इस पे लगेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। किसके अपोजिट, तो N2 के अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, N1। ये वो N1 है जो फर्स्ट ब्लॉक वाला ब्लॉक किस ब्लॉक पे लगा रहा है, M2 पे लगा रहा है। तो ये N1 एक्शन है, तो ये N1 यहाँ रिएक्शन है, और रिएक्शन किस ब्लॉक पे लगेगा, तो M2 वाले ब्लॉक पे लगेगा। मतलब इस ब्लॉक पे N1 हमारा क्या है, रिएक्शन है। अब यदि हम इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू N1 प्लस M2Z। और हमको क्लियरली पता है कि N1 यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला है, तो अभी हमें पता है कि N2 इक्वल टू N1। N1 कितना है, तो M1Z प्लस M2Z। तो यदि हम N2 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Z कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 प्लस M2। तो आपको दो चीज़ें तो क्लियर विजन में मिला होगा कि यहाँ पे जब भी आपको सोचना है और जब भी M1 ब्लॉक के बारे में सोचना है तो आपको क्लियरली ये सोचना है कि यहाँ पे N1 हमारा एक्शन है, तो यही N1 हमारा रिएक्शन भी है। और N1 अब जब सेकेंड ब्लॉक की बात करते हैं, जो ब्लॉक आपका ये ब्लॉक है, जो आपका सेकेंड ब्लॉक है, उस पर यदि एक्ट करेगा तो वो N1 जो होगा वो अपोजिटली एक्ट करेगा। और वो N1 बेसिकली यहाँ पे जो N1 है, ये इसको आप क्या समझ सकते हैं, तो ये आपका क्या है, रिएक्शन है। और किसका रिएक्शन है, तो N1 का रिएक्शन है। ठीक है। अब आप नॉर्मल फोर्स को देखना चाहते हो तो यही आपके नॉर्मल फोर्सेस के आइडियाज को थोड़ा क्लियर विजन देगा। बट नॉर्मल के बारे में आपको सोचना है तो आप कांटेक्ट फोर्स को समझो। कांटेक्ट फोर्स को दो पार्ट्स में रिजॉल्व करो। एक उसका कंपोनेंट देखो कि उसका कौन कौन सा कंपोनेंट बन रहा है। यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है तो वहाँ नॉर्मल फोर्स की बात होगी, जहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट हो रहा है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात होगी। तो आज के लिए थैंक यू।